नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। खरमास है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे आप, खरमास है तो नई सरकार नहीं बनाएंगे आप, लेकिन खरमास है तो नीतीश कुमार से आप शपथ ग्रहण करवाएंगे राज्यसभा का। क्यों? क्योंकि आपको इस्तीफा दिलवाना है। और शपथ ग्रहण करने में वो पीछे ना हटे दिल्ली आने में, तो साथ में संजय झा लगा देते हैं। संजय झा लेकर दिल्ली रवाना होते हैं। नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण की तारीख आ जाती है, इस्तीफे की तारीख आ जाती है, बारात कब निकलेगी उसकी तारीख आ जाती है, दूल्हा कौन बनेगा इसकी चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन शिवजी हो वही रहा है जो हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जाते जाते भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैन से नहीं बैठने देंगे। बिहार भाजपा में भयंकर घमासान खड़ा हो गया है। पटना बीजेपी के दफ्तर में वो नजारा देखने को मिला है जो इससे पहले 2014 के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश कार्यालय और यहां तक कि राष्ट्रीय कार्यालय पर भी देखने को नहीं मिला। तो नीतीश कुमार ने विदाई से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को दो गुटों में बांट दिया है। बीजेपी में भयंकर बवाल। और जब मैं पटना बीजेपी में भयंकर बवाल की बात करता हूं तो उसमें गुजराती लॉबी भी एक है, उसमें बीजेपी का बिहार का लॉबी एक है जो प्योर पुराने बीजेपी है, उसमें आरएसएस की एक लॉबी है। यानी अभी भी पर्दा जो है वो गिरा नहीं है, बहुत सारा खेला बाकी है। एक एक करके तथ्यों के साथ शिवजी शानदार ढंग से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह, और एक एक करके तथ्यों के साथ हम अपनी तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे। और फिर आप समझिएगा नीतीश बाबू है ये, लेफ्ट हैंड क्या करता है राइट हैंड को पता नहीं, कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है कि वो ऐसा बीजेपी के फंसा के गए हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। मुख्यमंत्री भले ही बन जाए, सरकार भले ही बन जाए, लेकिन ये बवाल ऐसा होगा जो सरकार गिरा कर छोड़ेगा आने वाले दिनों में। जी शिव जी। बड़ा गंभीर एक वीडियो आ गया है। अब चूंकि वीडियो तो हम आप तक नहीं ला पाए हैं, उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लग जाता है जिसमें सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की बधाइयां दी जाती हैं, और वो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के गार्डों के द्वारा फाड़ दिया जाता है। गार्डों का पोस्टर फाड़ना आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कि पार्टी में से ही किसी ने कहा पोस्टर हटा दो। किसने लगवा दिया है? क्यों लगवा दिया है? इतना बवाल नीतीश ने दिल्ली जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी में करा दिया। अब बीजेपी में बवाल मचेगा। सम्राट चौधरी पूछेंगे जरूर कार्यालय में किसने कहा कि पोस्टर फाड़ दो। उधर जिसने फड़वाया है वो भी अपने को ताकतवर मानेगा कि हमने सम्राट चौधरी का पोस्टर ही फड़वा दिया। तो कभी कभी ये सब चीजें ये बता देती हैं कि जो आप सोच रहे हो वो हो नहीं रहा है, और हो रहा है वो आप सोच नहीं पा रहे हो। नीतीश कुमार के बारे में पहले से कहावत है कि नीतीश कुमार दाएं हाथ की खबर बाएं हाथ को नहीं लगने देते हैं, बाएं हाथ की खबर दाएं हाथ को नहीं लगने देते हैं, और अपना गेम पूरा कर देते हैं। कौन सा हाथी किस ऊंट को और किस राजा को, कौन सी रानी कहां पर सूट करेगी, कौन सा प्यादा किसे मारेगा, वो पूरा एक शतरंज बनाकर अपना रखते हैं। और शतरंज की चाल में माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार को भाजपा ऐसे ट्रीट कर रही है कि नीतीश कोई दिमाग से परेशान है। अब नीतीश कुमार इस पूरे घटनाक्रम का क्या क्लोजअप करेंगे, कैसे इस घटनाक्रम से निजात पाएंगे, ये सवाल नीतीश के लिए बड़ा गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हम बड़े आसान से लैंडिंग कर जाएंगे। बरसों से जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का सपना हुआ करता था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरा करेंगे। क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बात कह दी थी जिसे लोगों ने ग्रहण नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय दलों के समापन का वक्त आ गया है, और क्षेत्रीय दलों के समापन के ही चक्कर में कांग्रेस यहां तक पहुंच गई। अब क्षेत्रीय दलों के समापन में देख रहे हो आप बंगाल में क्या हो रहा है, कांग्रेस से आसाम में चुनाव है, कांग्रेस से केरल में चुनाव है। आपको चुनाव नहीं पता लगा कि कब निपट गया बीजेपी और कांग्रेस का। और चुनाव तमिलनाडु में डीएमके से और बीजेपी का बना नहीं, तो वहां देखिए आप कैसा हो रहा है। लेकिन बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो आमने सामने तलवारें खिंची हुई हैं
कौन किसका सर उड़ाएगा, कौन किसकी भुजा काटेगा, कौन गर्दन उड़ाएगा। और फिर ममता बनर्जी को पता नहीं क्या उन्हें, उनकी नाभि में अमृत है कि रावण की तरह 10 शीश फिर तैयार हो जाते हैं। भाजपा सिर काटते काटते परेशान है, कभी वोट मुर्शिदाबाद में काट देती है, कभी मालदा में काट देती है, कभी बहरामपुर में काट देती है, तो कभी हावड़ा में काट देती है। फिर चली जाती है बांकुड़ा, जहां हिंदू बाहुल्य, वहां हजारों में कटते हैं। फिर चली जाती है पश्चिमी दिनाजपुर, वहां हजारों में कटते हैं। फिर चली जाती है बहरामपुर, वहां हजारों में कटते हैं। फिर चली जाती है न्यू जलपाईगुड़ी एनजीपी, वहां हजारों में, दार्जिलिंग हजारों में कटते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, बिहार से पहले सबसे पहले इन्होंने एसआईआर का खेल खेलकर हरियाणा छीना, लोग समझ ही नहीं पाए, चुपचाप वोट कट गए। फिर महाराष्ट्र में कट गए चुपचाप, वो तो राहुल गांधी आंकड़े लाए निकाल के कि लाखों वोट कटे हैं, लाखों वोट जुड़े हैं, तो बात सामने आई। तो फिर उन्हें लगा कि अब ये चोरी दिल्ली तक पकड़ी जा चुकी है हमारी, तो अब सार्वजनिक कर दो। बिहार में आके उन्होंने जो चोरी से अपना खेल खेल रहे थे वो सार्वजनिक कर दिया कि हम एसआईआर कर रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखिए, झारखंड में एसआईआर नहीं करा पाए थे, झारखंड बच गया। अब बंगाल बचेगा कि नहीं? असम में एसआईआर की उन्हें जरूरत नहीं है, क्यों? असम उनका अपना अधिकारी, अपना सरकार, अपना सिस्टम, सब कुछ अपना। तमिलनाडु में उनके पांव गड़ेंगे नहीं तो एसआईआर करा दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। केरल में उनके पांव जमेंगे नहीं तो एसआईआर करा दी, कोई दिक्कत नहीं। पंडुचेरी में एसआईआर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार में जो सत्ता एसआईआर के जरिए छीनी है, तो सत्ता की मलाई भी तो खानी है। पूरा दूध पक गया है, मलाई उबल कर ऊपर आ गई है। गृह मंत्रालय जो ले लिया था उससे मलाई उबाल उबाल कर, उधर सिन्हा जी अपना जमा पड़े हैं उसमें राजस्व विभाग में, तो राजस्व विभाग मलाई का खेल होता है, जमीनें घेरना, जमीन किसको अलॉट करोगे, किससे लेनी है। लेकिन इस सब में जो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं, सिन्हा जी बड़े खामोश हैं। क्या सिन्हा जी को कोई डायरेक्शन मिल गया कि बेटा तुम मत कुछ कहना, मुकुट तुम्हारे माथे पर बंधने के लिए फड़फड़ा रहा है, कुर्सी खाली हड़बड़ा रही है, भैया तुम तैयार रहो। क्योंकि सिन्हा जी का ना तो मीडिया नाम ले रही है, ना सिन्हा जी कहीं से निकल रहे हैं, ना सिन्हा जी कुछ बोल रहे हैं। मीडिया ने उस दिन सवाल भी किया कि मुख्यमंत्री पद के आप प्रबल दावेदार हो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं दावेदार हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सिन्हा जी को लाने का मकसद ये भी है कि उनके एक बुजुर्ग नेता हैं जिन्हें मोदी जी ने ठिकाने लगा दिया है, पटना से सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी उसी जाति से आते हैं। उनके एक और नेता हैं नितिन नवीन, जिनको कायस्थों के जरिए बंगाल जीतने का प्रोग्राम रचा गया है। ज्योति बसु लगातार 35 वर्ष सीएम रहे, तो उन्हें लगा कि अगर नितिन नवीन को ले आओगे तो पूरा कायस्थ वोट है लगभग 50 लाख बंगाल में, तो 50 लाख वोट अगर निकल के आ गया और 60 लाख से हारे थे, इधर लगभग 90 लाख कट गया है, तो जीत तय मानकर भाजपा चल रही है। लेकिन यही बात है शिव जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। विजय सिन्हा, मैं 30 सेकंड और लूंगा। हाँ। यहां पर अगर भाजपा इस बार अगर बंगाल नहीं जीत पाई तो फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को तत्काल आकर इस्तीफा दे देना चाहिए। जी संतोष। देखिए, जहां तक विजय सिन्हा की बात है, मतलब वो आप समझ लीजिए कि छुपे हुए खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद है। और इस बीच में अगर आप दो लोगों की तुलना करें, जितना उन्होंने राजस्व विभाग में जाकर जो कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए, इसका मतलब उन्होंने कोई पाइपलाइन तो काट दी होगी ना करप्शन की। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय संभालने वाले सम्राट चौधरी जो कह रहे थे कि सबकी कुंडली मेरे पास है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति संभाल नहीं पाए। बतौर गृह मंत्री अपने कुछ ही दिनों के कार्यकाल में वो बुरी तरह से फेल साबित हो। तो ये आप समझ लीजिए कि विजय सिन्हा, जो हमारी चर्चा भी हो रही थी कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा था कि वो रेस में सबसे आगे हैं, भले ही वो दिखाई न दे रहे। लेकिन यहां, और दूसरी बात, एक ममता बनर्जी के बारे में थोड़ी सी बता दूं, जुझारू नेता है, लड़ने वाली नेता रही हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इस बार में मैं आपको बता दूं कि जितनी ताकत के साथ वो लड़ रही हैं, इस बार उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नहीं है। हकीकत में अगर मुझसे कोई पूछे कि पश्चिम बंगाल में कौन से दो लोग लड़ रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार वर्सेस ममता बनर्जी की बात करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट किया, वो ज्ञानेश कुमार की, वो क्या कहते हैं, उसे बौखलाहट दिखाता है कि उनको साहेब ने एक काम सौंपा, अब वो साहेब का काम वो पूरा नहीं कर पा रहे, पश्चिम बंगाल वो जितवा नहीं पा रहे हैं। यही बौखलाहट उनकी दिखी टीएमसी के डेलीगेशन के साथ, यही बौखलाहट उनकी दिखी ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर जो उन्होंने पोस्ट किया तृणमूल कांग्रेस के साथ। तो लग रहा है कि वहां जो फाइट है, वो बिल्कुल आपने स्क्रीन पर दिखा दिया है, वहां जो फाइट है वो ज्ञानेश कुमार वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है।
ये पहली बार इस देश का ये पहला चुनाव है पश्चिम बंगाल का, और हमारे देश की जनता को चुनाव याद रखना चाहिए जहां इलेक्शन कमीशन एक राजनीतिक दल को चुनौती दे रहा है, और ये ज्ञानेश कुमार की बौखलाहट बता रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतने जा रही है। आप ये मान के चलिए। अब वापस हम बिहार पर आते हैं। अब बिहार के समीकरण को समझिए। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की तरफ इशारा कर चुके हैं, पूरा बिहार मान चुका है कि सम्राट चौधरी बन रहे हैं, बीजेपी की एक लॉबी मान चुकी है, सम्राट चौधरी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो बन रहे हैं। ऐसे में रात में पोस्टर लगाया जाता है उनके मुख्यमंत्री बनने का। अब मैं बता दूं, पोस्टर कहीं किसी जंगल में नहीं लगाया जाता, किसी अनजान जगह पर पोस्टर नहीं लगाया जाता शिव जी। पोस्टर लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय पर, जहां 24x7 24 घंटे सातों दिन सुरक्षा रहती है, 24 घंटे सातों दिन गार्ड रहते हैं, 24 घंटे सातों दिन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई रातों रात अचानक से कोई पोस्टर लगाकर जा नहीं सकता जब तक उनको सुरक्षा कर्मी और पुलिस वहां पे इजाजत ना दे। किसके कहने पर वहां की सिक्योरिटी ने वो पोस्टर लगाने दिया, पहला सवाल तो ये। और जब सुबह बवाल बढ़ा तो किसके कहने पर सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ा गया, ये दूसरा सवाल है। और इसी दोनों सवालों के बीच में बीजेपी की आपसी लड़ाई, आपसी संघर्ष उलझा हुआ है कि दावेदारी है, दावेदारी पुख्ता करनी है, और जब मामला सामने आता है तो अचानक उन पोस्टरों को फड़वा दिया जाता है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में बवाल किस हद तक मचा हुआ है। नीतीश कुमार रवाना, अब पोस्टर जो लगा, तो पोस्टर के लगने और फाड़ने के बीच ही एक खबर और निकल के सामने आती है कि बीजेपी आला कमान ने सम्राट चौधरी को तलब कर लिया है। अब मीडिया हाउस दिखा रहे हैं कि बुला लिया है, मुख्यमंत्री का शपथ ऐसा लगता है कि राज्यपाल को छोड़ के यहां अमित शाह ही दिलवा देंगे, लेकिन मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तलब कर लिया है। और अगर बुलवाया होता तो नीतीश कुमार के साथ आते, वो नीतीश कुमार के बाद वाली फ्लाइट में आ रहे हैं। पूरे तौर पर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं, और जहां तक सम्राट चौधरी की बात है, उनका जो फ्लाइट का आ रहा है कि 3:30 बजे के आसपास से कोई दूसरी फ्लाइट है, उससे वो रवाना होंगे। नीतीश कुमार के साथ संजय झा आए हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, कब तक रहेंगे पता नहीं। और आज नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचेंगे, वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में दो चीजें तय होंगी, नीतीश कुमार क्या करे, कल शपथ ले या ना ले, उसके बाद इस्तीफा कब दे या ना दे। क्योंकि नीतीश कुमार सब कुछ कार्यकर्ताओं पे छोड़ देते हैं कि कार्यकर्ताओं ने फैसला किया, हम तो जनबे करते हैं, हम तो मनबे करते हैं सब कार्यकर्ता की बात का। और तीसरा सवाल, जनता दल अगर वो छोड़ भी देते हैं तो जनता दल यूनाइटेड से एक डिप्टी सीएम बनेगा या 2 डिप्टी सीएम बनेगा, और निशांत कुमार की उसमें भूमिका क्या होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो एनडीए गठबंधन के एक संयोजक हुआ करते थे, लंबे समय तक उस संयोजक के पद पर जनता दल यूनाइटेड के कोटे से शरद यादव रहे, तो नीतीश कुमार क्या जब वो मोदी और शाह से मिलेंगे तो ये कहेंगे कि एनडीए गठबंधन का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जिसके राष्ट्रीय संयोजक नीतीश कुमार बनाए जाए, या बिहार में कोई इस तरह का एक कमेटी बनाई जाए जिसके संयोजक निशांत कुमार बनाए जाए। क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और इसलिए उन्होंने अपने तमाम नेताओं की बैठक बुलाई है। कल 12:15 बजे वो राज्यसभा के सांसद पद पे शपथ ग्रहण करेंगे, राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में होगा ये। उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है, गृह मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है, अभी तक समय आया नहीं है, लेकिन मुलाकात होगी जिसमें नीतीश कुमार अपनी बात को फाइनली रखेंगे। और जब वो सारी बातों पर बीजेपी आला कमान एग्री हो जाएगा, तब वो शिवजी परसों जो है वो पटना लौटेंगे, राजभवन जाकर उनका इस्तीफा देने का कार्यक्रम है 14 अप्रैल को, जब खरमास खत्म हो जाएगा। और 14 अप्रैल को ही एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 15, 16 या 17 अप्रैल को कहा जा रहा है कि नई सरकार का गठन होगा। अब उसकी रूपरेखा जो होगी वो मोदी और शाह की मीटिंग में तय होगी कि सिर्फ सीएम की शपथ ले, या सीएम और डिप्टी सीएम दोनों शपथ ले, या फिर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले और उसके बाद विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित कर दिया जाए। नीतीश जानते हैं, नीतीश अगर वो चाहेंगे कि पूरा का पूरा सरकार एक तरह से गठित हो जाए, यानी जेडीयू से भी डिप्टी सीएम चला जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का सत्र बुलाकर एक बार बहुमत साबित कर दिया, तो फिर 6 महीने तक उन्हें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 6 महीने में गंगा नदी में बहुत पानी बह जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार इस फाइनल मुलाकात में मोदी और शाह के सामने तमाम बातों को एक एक करके सामने रख देंगे। इसलिए मैंने कहा कि बिहार के नाटक से अभी पर्दा गिरा नहीं है, और उधर बीजेपी में बवाल मच गया है।
घमासान मच गया है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बीच में ही घमासान मच गया है। कोई पर्दे के सामने है, कोई पर्दे के पीछे है। और अभी तो इसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की भी एंट्री होनी है, क्योंकि 10-11 सीटों के लिए शायद बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है कुछ महीनों बाद, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो आने ही आने हैं। उसमें रामविलास, अभी आप 2-3 दिन बाहर रहे हो, 5 दिन से धार्मिक यात्रा पर थे जी। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने भी अपनी गोली खोल दी है कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे। भाजपा जाने अगर कुछ दे सकती है तो हमें दे के रोक ले, वरना हम तो 403 सीटों पर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर 403 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे, 403 सीटों पर चंद्रशेखर लड़ेंगे, 403 सीटों पर मायावती लड़ेंगी और 403 सीटों पर कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन लड़ेगा। तो भाजपा तीसरे नंबर पर न चली जाए। मैं बड़ी गंभीर आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्यों जब जब त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब तब भाजपा की हालत बेहद खराब हो जाती है। फिर उनका वही परंपरागत वोट रह जाता है और परंपरागत वोट में से ब्राह्मण नाराज है। अब ब्राह्मण कौन करवट ऊंट बैठाएगा? ब्राह्मण का करवट बदला तो चिराग पासवान ने इन्हें संदेश दे दिया कि भैया या तो हमारा कुछ कर दो, नहीं तो हम तो चले। और इस समय संतोष जी, बड़ी गंभीर मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, अगर 70 सीटें आरजेडी के पास होती तो चिराग पासवान आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाते, इंतजार नहीं करते। लेकिन अब चूंकि आरजेडी को इन्होंने इतना कमजोर कर दिया है और भाजपा की यही चाल थी, और पता नहीं तेजस्वी ने किसकी कहने से जो सूरत में चला वोट बांट सीट बंटवारे पे जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को बेइज्जत किया गया, वो संदेश ले डूबा दोनों को कि ये कुछ नहीं, ये तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, ये जनता की आवाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और वहीं से बीजेपी की बढ़ोतरी चली गई। और फिर ज्ञानेश कुमार है ना, उन्होंने अनुराग यादव को आज बेदखल किया ना, तो जो आप कह रहे थे कि एक ही तो मुख्यमंत्री है जो चुनाव आयोग से लड़ रही है, और वही फिर मैंने कहा कि अगर इतने पर भी मोदी और शाह उन्हें हरा नहीं पाए, कहीं ऐसा ना कि तब तक नीतीश जी उलझाए रखें और ये बिहार में उलझे रहे, उधर बंगाल में भी खेल हो जाए और फिर ममता और नीतीश सब मिलकर यहाँ दिल्ली में खेल कर दें। क्या ऐसा भी कुछ लग रहा है? देखिए शिव जी, जहां तक आप ये समझिए, चिराग पासवान नए नए पॉलिटिक्स में आए थे, काफी मेरी मुलाकात हुई और बतौर युवा नेता मैं बहुत उनको मानता था। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को 0 बटा सन्नाटा कर दिया है। बिहार मुझे याद कर रहा है, विकसित बिहार बनाना है। 3 बार सांसद बन के समझ में आ गया कि सांसद बन के बिहार का विकास नहीं कर सकता, उसके लिए बिहार आना पड़ेगा। और बाद में पता लगा कि वो तो विधानसभा की कुछ सीटों के लिए इतना बड़ा भौकाल कर रहे थे, उन्हें विकसित बिहार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी वो सांसद बने हुए, मंत्री बने हुए। एक बात और, चिराग पासवान की इस देश की राजनीति में अब तक परीक्षा नहीं हुई है। रामविलास पासवान अकेले लड़कर अपने आप को कई बार साबित कर चुके। चिराग पासवान अकेले लड़के अपने आप को साबित नहीं कर पाए, बीजेपी की बैसाखी पर टिके हुए। जिस दिन वो बैसाखी से अलग हटकर लड़ेंगे और बिहार में 20-25 सीट जिता कर ले आएंगे, तब आप मान लीजिएगा कि वो एक स्थापित नेता है। फिलहाल मेरे लिए वो बिहार, यूपी तो छोड़िए, बिहार के भी स्थापित नेता नहीं है जब तक वो बिना बैसाखी के चुनाव लड़के अपनी ताकत को साबित ना करें और बातों की विश्वसनीयता होती है। यूपी में 403 सीट मैं लिख के दे रहा हूं, 403 उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिलेंगे चिराग पासवान को, 403 सीटें लड़ने की बात हो रही है। ये सब बीजेपी चक्रव्यूह बना रही है। जैसे चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तभी जीतेंगे जब मुझे गठबंधन में शामिल कर दे। कितनी सीटें दे दें इनको? 100, 125, 150? ऐसे तो फिर यूपी में हमें 2000 सीटें बनानी पड़ेगी। चंद्रशेखर, आप दलित पॉलिटिक्स को समझिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करके दूसरे लोग बड़े नेता बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीत नहीं पाए थे बाद में चल, लेकिन उन्होंने जो विरासत पैदा की, उस विरासत पर आगे बढ़ के लोग आगे बढ़े। महात्मा गांधी चुनावी राजनीति में नहीं आए, लेकिन महात्मा गांधी के विरासत पर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश ने चुनावी राजनीति में नहीं आए, लेकिन इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करके जो नेता उन्होंने बनाए, वो नेता आज तक इस देश की राजनीति पर राज कर रहे हैं। आखिरी दौर उनका आ चुका है। चंद्रशेखर के साथ दिक्कत यह है कि वो काशीराम भी बनना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बनना चाहते हैं और सांसद की सुख सुविधा भी लेना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। एक बार वो जीत गए, उसके बहुत सारे कारण थे। यूपी की विधानसभा इस बार एक अलग तरह का रिजल्ट पेश करेगी। और आपने कहा ब्राह्मण नारा, सिर्फ ब्राह्मण नहीं,
अभी तो आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के भाग्य का फैसला होना है, उसके बाद आपको पता लगे कि ब्राह्मण भी नाराज है, ठाकुर भी नाराज है, वैश्य भी नाराज है, और ये पूरी जो आबादी मिलकर हो जाती है वो 25 से 28% के बीच में हो जाती है। उसके बाद बीजेपी के पास अपना कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, और ये बीजेपी की दिक्कत है। पहले मिशन बिहार पर लगे हुए हैं, बंगाल जीत हाथ में नहीं आ रहा है, केरल जहां तक मेरी सूचना है कि वो कांग्रेस के पास जा रहा है, तमिलनाडु अभी तक मेरे पास कोई ठोस फिगर नहीं है कि तमिलनाडु कौन जीत रहा है, लेकिन अगर वो विपक्ष भी जीतेगा तो एआईडीएमके की सरकार होगी, बीजेपी की नहीं। इन सब घमासान के बीच में फिलहाल बीजेपी की कोशिश यह है कि बंगाल किसी तरह से अपने जनाधार को बचाए रखो, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाओ, जिसकी संभावना, मुख्यमंत्री बनने की संभावना तो नजर आ रही है, लेकिन वो सरकार चलेगी कब तक, ये बड़ी बात है। आप ये समझ लीजिए, आज जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, आपने 75 की बात कही, अगर 5-7 सीटें भी शायद अगर तेजस्वी के पास ज्यादा होती तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अब तक खेला कर चुके होते, नीतीश कुमार चले गए होते। दूसरी तरफ चिराग पासवान के साथ समस्या क्या है कि वो रामविलास पासवान की तरह अंदर से बहादुर नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। चिराग पासवान के पास मौका था इस बार बिहार को कुछ नया देने का, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑफर नहीं गया, अगर वो चाहते तो उस ऑफर को स्वीकार कर सकते थे। और नेता वही होता है शिवजी जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है, जो सरेंडर कर देता है वो नेता नहीं होता है। ये आप मान लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता थे जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी से, नीतीश कुमार आते थे, जॉर्ज फर्नांडिस से विचार विमर्श किए बिना नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। वो विजनरी नेता थे, उनको पता था कि किस राज्य में कुर्सी किसको देनी चाहिए, और वही वो नेता थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को राजधर्म की सलाह दी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के चुने हुए कई नेता इस देश की राजनीति में अलग अलग तरीकों से अपना योगदान दे रहे हैं। अब बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या कहा पता है, कि सब कुछ नीतीश कुमार की मनमर्जी से हो रहा है। वहां अटल बिहारी वाजपेयी थे, इतने पुराने नेता, संघ ने कहा लालकृष्ण आडवाणी के लिए गद्दी छोड़ो, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा, डिप्टी पीएम बना देता हूं। अंत में 2004 में जनता ने हरा के गद्दी से बाहर कर दिया। हारते हारते भी गद्दी नहीं छोड़ी थी उन्होंने, हारने के बाद छोड़ी। एक तरफ नरेंद्र मोदी, ये संघ ने कहा 75 साल हो गए गद्दी छोड़ो, वो कह रहे नहीं मैं पीछे नहीं देखता कितने साल रहा, अभी तो 25 साल मुझे और बनना है। और तीसरी तरफ ये नीतीश कुमार को गद्दी से हटा रहे हैं, और हमें और आपको ये बता रहे हैं, और बिहार की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ रहे हैं। कौन मानेगा ये? कौन मानेगा ये? और वो नीतीश कुमार जिन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो अभी देखिए क्या होता है अगले 24 से 48 घंटों में, और बीजेपी के अंदर क्या घमासान होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी का पोस्टर फाड़ा जाना, वो उसको बहुत ज्यादा सहज तरीके से लेंगे नहीं। और जिस तरह से उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है, उसके बाद क्या होगा, आलाकमान क्या फैसला सुनाएगा, किस तरह से सरकार गठन का फॉर्मूला बनेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जेडीयू कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, बीजेपी कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, महत्वपूर्ण यह है कि निशांत कुमार क्या बनेंगे, महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए कोऑर्डिनेशन की कोई कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर बनेगी या नहीं बनेगी, और बनेगी तो उनको कौन संभालेंगे, महत्वपूर्ण यह है कि बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, महत्वपूर्ण यह है कि निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद जिस आवास में जा रहे हैं, उनमें और लालू यादव यानी राबड़ी देवी के आवास में सिर्फ 2 कोटी का फर्क है। कहीं फिर से मन डोल गया बाद में, क्योंकि बहुमत साबित होने में अभी तो सरकार का गठन होगा, उसके बाद राज्यपाल 7 दिन या 10 दिन का वक्त देंगे, पता नहीं वक्त देंगे भी या नहीं देंगे। नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि वक्त ना ही दे, ताकि बहुमत साबित करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि एक बार कर देंगे तो 6 महीने तक फिर को राज्यपाल उनको बहुमत साबित करने को नहीं कहेंगे, फिर उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तमाम अभी तकनीकी चीजें हैं, और इन तकनीकी चीजों के बारे में नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता है, जिन्होंने इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री बनने का एक नया तरह का रिकॉर्ड बना दिया है। अभी उनकी इस नई चाल ने, सम्राट चौधरी वाली चाल ने मोदी और शाह को उलझा दिया है। और बिहार का चुनाव, बिहार का राजनीतिक गणित ये बताता है कि बिहार का चाणक्य जो है भारतीय जनता पार्टी के गुजराती चाणक्य पर अब तक तो भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। सेहत थोड़ी सी साथ नहीं दे रही है, ये थोड़ी सी कमी है, नहीं तो अब तक तो वो खेला कर चुके होते। चलिए अब दर्शकों के पास छोड़ते हैं, ये कमेंट के दर्शक हमें बताएं कि नीतीश कुमार अपनी जगह ठीक है या गलत, या नीतीश कुमार से दबाव बनाकर ये कुर्सी छीनी जा रही है, इसको हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।